आधा वर्ष है। आपके उस्ताद ने बड़े खुर्दबीनी के साथ सारे ज़रियात का मुलाहिज़ा किया और मुलाहिज़ा करने के बाद ये जाना कि यूपीएससी एस्पिरेंट के हालात और मुश्किलात कितने बड़े हैं। आपके इन मुश्किलात और इन हालात को देखकर मेरी मिज़गां भीग गई। आप ये सोच रहे हैं अरे सर को क्या हो गया, सर किस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये हीरा मंडी एक वेब सीरीज आई होगी और इस तरह के संवाद आपने हीरा मंडी में सुने होंगे। जिस तरह आपको मेरे संवाद बनावटी लग रहे होंगे, उस तरह ही क्या किया है संजय लीला भंसाली ने, इसको पूरी तरीके से कर दिया बनावटी, बुरा बना दिया है। अब चूंकि मूवी है, वेब सीरीज है, संजय लीला भंसाली खुद जाने ही जाते हैं कि बड़े कैनवास के लिए, बड़े सेट्स के लिए वे जाने ही जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उसको एक कृत्रिम हीरा मंडी के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन एक कृत्रिम हीरा मंडी क्या कर दिया उन्होंने, गढ़ दिया है। चूंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा था और बतौर इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते मेरा इतिहास कोर बैकग्राउंड रहा है। इतिहास से मैंने ऑप्शनल में मैंने यूपीएससी और यूपीसीएस की परीक्षाएं भी दी हैं और साथ ही मैं इतिहास विषय से नेट क्वालिफाइड भी हूँ। तो जब भी कोई भी ऐतिहासिक चीज़ आती है, ऐतिहासिक मूवी आती है, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हालांकि मैंने इसके एक दो ही एपिसोड ही देखे और मैंने क्या किया, इसको हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बनावटी, जैसे मेरा आपको संवाद बनावटी लग रहा होगा, मुझे बनावटी लगा और मैंने क्या किया, इसको मैंने स्किप कर दिया, मैंने पूरा नहीं देखा। लेकिन ये हीरा मंडी है क्या, और आजकल ये बहुत चर्चाओं में है और इस चर्चा से हमारा जो अपना कोर विषय है यूपीएससी का, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और यूपीएससी में कि मेंस में या फिर प्री में भी कुछ सवाल इससे आ सकते हैं या फिर मेंस में भी कुछ संभावनाएं इसकी बन सकती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसको हम देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखें, अगर हीरा मंडी की बात करें हम, ठीक है, तो ये क्या किया है संजय लीला भंसाली जी ने, ठीक क्या कर दिया है, ठीक इनका क्या कर दिया इन्होंने, ठीक ये उलट क्या कर दिया इन्होंने, बैकग्राउंड क्या कर दिया है, बनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल एक आर्टिफिशियल लुक आ रहा है जो हीरा मंडी की, जो उस समय जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी या फिर जो उन्हें तवायफ कहा जाता था, तो उनका क्या किया उन्होंने, एक कृत्रिम लुक यहाँ पे देने का प्रयास किया। हालांकि वेब सीरीज ही है, मनोरंजन के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इतिहास के नजरिए से आज क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यूपीएससी मेंस में या यूपीपीसीएस मेंस में सवाल आज तक बनते आए हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं की भूमिका या स्त्रियों की भूमिका को स्थापित करना या फिर उनका मूल्यांकन करना, इस तरह के सवाल यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस में मैंने देखे हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये हीरा मंडी जो वेब सीरीज आई है या फिर आज जो हीरा मंडी की ग्लोबल स्तर पे आज चर्चा हो रही है, इसके कारण या फिर लोगों की चर्चाओं का विषय बनी हुई है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निकट या इसके जो आने वाला यूपीएससी का पेपर है, इसमें अगर हम वैश्याओं और तवायफों की भूमिका का अगर मूल्यांकन करें या इनको स्थापित करने का प्रयास करें, अगर ऐसा प्रश्न आए तो ये हम कहें कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इस प्रश्न को अगर हमें लिखना है, इसका हमें अगर जवाब लिखना है, तो सबसे पहले थोड़ा अगर हीरा मंडी की बात चल रही है तो हीरा मंडी के इतिहास को हम जानने का प्रयास करेंगे और इतिहास को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि उसके अलावा भी और कौन कौन सी जो वैश्याएं थी और तवायफें थी, ठीक है, क्या किया गया, उनका रोल हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रहा, उनके क्या काम थे, उसके बाद से क्या करेंगे, हम प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे। कि आप सोचिए कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उस वक्त जब कई बड़े बड़े लोग, कई इज्जतदार लोग, तथाकथित इज्जतदार लोग जब अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी कर रहे थे, उनकी दलाली कर रहे थे, उस समय इन तवायफों ने, इन वैश्याओं ने अंग्रेजी हुकूमत में वो दरार पैदा की। उस दरार के जरिए कई क्रांतिकारियों ने और कई हमारे नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी और अंततः हमारा जो भारत है वो 1947 में आजाद हो सका। एक बात और जरा मिस इंटरप्रेट लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि
तवायफ और वेश्या को लोग एक मान लेते हैं, ठीक है। तवायफ शब्द को इस तरीके से वेश्याओं के साथ या वेश्यावृत्ति के साथ जोड़ा गया कि ऐसा लगा कि वह एक समानार्थी इसका शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हम देख लें, तवायफ जो है, तवायफ शब्द, ठीक है, वो तवाफ या तवाफ या तफा से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है घूमना, जिसका अर्थ होता है घूमना, ठीक है। तो ये जो तवायफें थी वो मुजरा किया करती थी और उस मुजरे में, ठीक है, गोल गोल घूमना होता था, गोल गोल एक उसमें से गतिविधि थी जो, या कहले जो स्टेप था उस मुजरे का, उसमें गोल गोल घूमना होता था, ठीक है। उस ये तवाफ का अर्थ होता है घूमना, किसी भी चीज के चारों ओर इर्द गिर्द जो होता है घूमने, उसी को हम तवाफ बोलते हैं। या तफा से तवाफ निकला और तवाफ से क्या निकला, हमारा तवायफ शब्द निकला। तो उस समय जो तवायफें थी उनका काम सिर्फ नृत्य और संगीत और मनोरंजन तक ही सीमित था, वो वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं थी। लेकिन जैसे ही समय बीता, कालांतर में समय बीता, इनकी स्थितियां खराब हुई और जब अंग्रेजी हुकूमत आई, उस अंग्रेजी हुकूमत में इनको इतना बदनाम किया और उन्हें क्या किया, इस स्तर पर ला दिया ताकि उन्हें वेश्यावृत्ति का रास्ता क्या हुआ, उन तवायफों को अपनाना पड़ा। और इस कदर तवायफें उस धंधे में या फिर जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में लिप्त हुई, ठीक है, कि कालांतर में तवायफ और वेश्यावृत्ति एक दूसरे के समानार्थी पर्यायवाची क्या हो गए, बन गए। हालांकि तवायफ, आपको जैसा मैंने बताया, इनका जो प्रारंभिक काम था वो सिर्फ नृत्य, संगीत और लोगों का मनोरंजन करना ही था। तो आइए इस प्रश्न को समझने से पहले हीरा मंडी के इतिहास को देखते हैं और हीरा मंडी के इतिहास के बाद हम और भी वेश्याओं और जो तवायफें हैं उनके जो योगदान है उनकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो आइए हम देखते हैं। आइए इस इतिहास को हम समझेंगे अकबर से। अकबर, चूंकि आप चिर परिचित होंगे, अकबर शासक थे। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1572 से 1585 तक इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना केंद्र बनाया और फतेहपुर सीकरी से ये चले गए लाहौर, 1585 में। और यहाँ पे 1585 में इन्होंने एक कॉलोनी एक तरीके से बसाई, ठीक है, जहाँ पे जो इनके सैनिक हैं या फिर जो इनके अन्य जो कर्मचारी वगैरह होते थे वो वहां पे रहते थे, ठीक है। और इनके मनोरंजन के लिए, ठीक है, वहीं पे क्या किया, इन्होंने शाही मोहल्ला बसाया। एक शाही मोहल्ला इन्होंने क्या किया, बसाया। अब इस शाही मोहल्ले में अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, जगह जगह से नर्तकियां या स्त्रियां, महिलाएं वहां पे आती थी और जो मुजरा शैली है उसके साथ क्या करती थी, यहाँ पे वो अपना जो उनका जो टैलेंट था, उनका जो हुनर था, उस हुनर से क्या करते थे, यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ पे जो अन्य लोग थे, उन लोगों का क्या करती, ये मनोरंजन करने का काम करती थी। और कालांतर में 1585 की बात है, जैसे जैसे समय बीतता गया, इनका जो स्थान था वो स्थान समाज में बहुत ही उच्च होने लगा। इनका रुतबा इतना बड़ा था कि जो शहजादे हुआ करते थे, जो राजघराने के जो युवा होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको भेजा जाता था इन तवायफों के पास तमीज और तहजीब सीखने के लिए। अब बताइए, अगर ये उस तरह के धंधे में या उस तरह के व्यवसाय में अगर लिप्त होती तो क्या कोई बड़ा घराना इनके वहां अपने बच्चों को भेजता? बिल्कुल नहीं भेजता। तो उस समय तक उनका जो समाज में स्थान था बहुत ही क्या था, उच्च था। लेकिन समय कब बदला? समय बदलने की अगर हम बात करें, समय बदलने की अगर हम बात करें समय अगर हम बदलने की बात करें तो नादिर शाह का आक्रमण जब होता है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी जिसे नाम से जाना जाता था, ये बहुत ही खतरनाक आक्रमणकर्ता ये तब थे। ये किसी को छोड़ते नहीं थे, मारपीट, कत्ल, ये इनके बाएं हाथ का खेल था। ये बहुत ही बुरे तरीके से क्या करते थे, ये लोगों के साथ व्यवहार करते थे। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मोहम्मद शाह
की बात करें हम, मोहम्मद शाह जो है क्या कहते हैं, जो मोहम्मद शाह है, इसका नाम भी क्या कहते हैं कि तवाइफों के साथ काफी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसे रंगीला बोलते थे, मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोलते थे। और इसका जो आधा समय होता था वो नर्तकियों के बीच में ही क्या होता था, गुजरता था। कहा जाता है कि लड़के लड़की दोनों में क्या था, इसका इंटरेस्ट था। और दिन भर क्या होता था, ये राज दरबार में ही क्या करता था, ये अपनी जो भी अय्याशियां हैं वो ऐसे मोहम्मद शाह किया करता था। ठीक है, तो इसके समय जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ और 1739 में, और 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए, कम से कम लगभग 8 आक्रमण इन्होंने किए। और इसने जब आक्रमण किए तो शाही मोहल्ला जो था, तो शाही मोहल्ले को क्या कर दिया, इन लोगों ने क्या कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। वो जो इलाका हुआ करता था, ठीक है, उस पूरे इलाके को क्या कर दिया इन्होंने, तहस नहस कर दिया। और वहाँ की जो स्त्रियां थी, जो तवाइफें थी, उन तवाइफों को उठा ले जाना, उनकी हत्या कर देना, उनके साथ बलात्कार कर देना, उनको जबरदस्ती एक उस तरह के गंदे धंधे में ढकेल देना, इस तरह के काम वहाँ पे इनके सैनिकों ने उनके साथ किया। तो उस समय क्या हुआ, थोड़ा सा जो इनकी जो स्थिति थी वो क्या थी वहाँ पे, इन दोनों के काल में वो जो शाही मोहल्ला था वो थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ गया था। आगे बात करें, आगे देखिए, आगे क्या हुआ, सिख साम्राज्य का उदय हुआ। वो सिख साम्राज्य का उदय होता है रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। और ये सुकर चकिया मिसल के थे। कई बार परीक्षा में आता है कि सुकर चकिया, ये रणजीत सिंह किस मिसल के थे, तो सुकर चकिया मिसल के थे। मिसल क्या होता था, मिसल क्या होता था, नायकों के अधीन कुछ सिखों का एक समूह होता था, जिसमें क्या करते थे, अपने अपने ये समूह का क्या करते थे, उत्थान करते थे। एक नायक के अधीन एक समूह सिखों का बन जाता था, उसे मिसल कहते थे। तो उसी मिसल पर एक तरह का प्रसंग मान लिया जाए तो ये सुकर चकिया मिसल के थे। और ये जो थे, इन्होंने लाहौर पे कब्जा किया 1799 में। 1799 में इनका लाहौर पे कब्जा हुआ। मात्र 17 साल की उम्र में क्या हुआ, बहुत ही युवा थे। और उसमें क्या हुआ, इन्होंने इनका जो लाहौर पे कब्जा हुआ। 1801 में ये उन्होंने क्या किया, इनको महाराजा घोषित कर दिया। और 1802 में इनका नाम, इनको मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इनका नाम हीरा मंडी के साथ जुड़ता है। कहा जाता है कि महाराजा जो रणजीत सिंह थे काफी युवा थे, और उस युवा अवस्था में ये प्रेम में पड़ते हैं। और वो प्रेम होता है हीरा मंडी की एक तवायफ मोरन सरकार के साथ। बहुत ही विवादित ये है, ठीक है। कहा जाता है कि रणजीत सिंह काफी इसके मुश्किलात में पड़े। उन्होंने शादी की, उससे विवाह किया, उसको धार्मिक स्वतंत्रता दी, ठीक है। इस तवायफ के लिए उन्होंने एक मस्जिद अलग से बनाई ताकि वो अपनी इबादत कर सके, जिसे मस्जिद तवायफ कही गई। और इतना उन्होंने सम्मान दिया इस तवायफ को, चूंकि उनकी बीवी बन चुकी थी, उनकी धर्मपत्नी बन चुकी थी, तो उन्होंने उनका रुतबा और बढ़ाया। और मोरन सरकार नाम से चांदी और सोने के सिक्के भी क्या हुए, यहाँ पे इनके नाम से चलाए गए। तो इस समय शाही मोहल्ला का उत्कर्ष हुआ, ठीक है। ध्यान रहे, इस समय तक कभी भी इसका नाम हीरा मंडी नहीं रहा, अब हीरा मंडी इसका नाम पड़ेगा। तो इस समय तक इसमें क्या हुआ, जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से जो शाही मोहल्ला छत विच्छत हो चुका था, उसकी जो वैभवता थी वो नीचे जा चुकी थी। उस वैभवता को सिख साम्राज्य में, चूंकि ये भी कला प्रेमी थे और इन्होंने संरक्षण दिया, इन्होंने भत्ता दिया उन तवाइफों को, तो क्या हुआ, शाही मोहल्ला क्या हुआ, उत्कर्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो रणजीत सिंह थे बहुत ही विवादित हुआ कि उनको कोड़े की सजा दी गई, उनको क्या क्या हुआ, कई कहानियां हैं, उस कहानियों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। बस ये था, आप ये समझिएगा, इनकी एक आंख बचपन में चेचक की वजह से चेचक हो गया था, तो इनकी एक आंख चली गई थी। मैं धार्मिक स्वतंत्रता पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरे ईश्वर ने मेरी एक आंख इसलिए छीन ली कि मैं सभी धर्मों को एक समान देखूं। और जब ये विवाद हुआ कि क्यों एक तवायफ से, एक मुस्लिम से, या भी किससे आपने शादी की, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों को एक समान, एक नजर से देखने का प्रयास करता हूँ। खैर, ठीक है। तो इस समय शाही मोहल्ला का रणजीत सिंह जब आए, जब सिख साम्राज्य का उदय हुआ, उस समय क्या हुआ, जो शाही मोहल्ला था वो उत्कर्ष हुआ। अब जब साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था तो लाहौर एक आर्थिक केंद्र बन रहा था। लाहौर एक आर्थिक केंद्र बन रहा था, और आर्थिक केंद्र बनने के कारण यहाँ पे ढेर सारी आर्थिक गतिविधियां होने लगी। तो वहां पे इनके जनरल थे हीरा सिंह डोगरा। हीरा सिंह डोगरा थे, ठीक है। और ये थे ध्यान सिंह के बेटे थे। ध्यान सिंह भी बहुत ही
वहाँ पे पॉपुलर जनरल थे। तो हीरा सिंह ने क्या किया, चूंकि आर्थिक केंद्र यहाँ पे बन रहा था लाहौर, तो उन्होंने क्या किया, इसी के पास क्या किया, इन्होंने अनाजों की एक मंडी, ठीक है, अनाजों की क्या की, एक मंडी यहाँ पे क्या की, लगा दी, और उसे कहा जाता था हीरा सिंधी मंडी। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, हीरा सिंधी मंडी क्या क्या उसे कहा जाता था। तो बाद में हीरा सिंधी मंडी जो था वो कालांतर में क्या हो गया, वो संक्षेप हो गया और उसमें हीरा सिंधी मंडी, हीरा मंडी के नाम से क्या हो गई, वो जाने लगे। हालांकि ध्यान रहे, डायमंड बाजार के नाम से वेब सीरीज आई है, हीरा मंडी द डायमंड बाजार। कुछ लोग ये कहते हैं कि हालांकि हीरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि प्राचीन काल में लाहौर हीरे के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसीलिए उसका नाम हीरा मंडी पड़ा। लेकिन इसमें थोड़ी सी सत्यता कम है। कम क्या है, ये लोग कहते हैं कुछ लोग इसको हीरा मंडी के नाम होने के कारण। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हीरा जो हीरा क्या कहते हैं, ये हीरा सिंधी जो मंडी थी वो क्या हुई, हीरा मंडी के नाम से क्या हुई, जानी गई। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं। हाँ, तो जब तक रणजीत सिंह का शासन रहा, उनका साम्राज्य रहा, हीरा मंडी की जो तवायफे थी, उन तवायफों का वैभव पराकाष्ठा पे था, उनकी समाज में बड़ी इज्जत थी। लेकिन जैसे ही 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, ठीक है, और इनके जो उत्तराधिकारी थे कमजोर थे और उधर अंग्रेजी हुकूमत मजबूत होती जा रही थी, तो क्या हुआ कि दो आंग्ल सिख युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ 1845-46 में और द्वितीय 1848-49 में। और इन युद्धों में सिख साम्राज्य क्या हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। और 1849 तक जो लाहौर है, उस लाहौर पे जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब लाहौर पे अंग्रेजी हुकूमत का जब कब्जा हुआ तो सिख साम्राज्य था वो कला को तवज्जो देता था, जो तवायफ जो संस्कृति थी, नृत्य संगीत का जो संस्कृति था, उस संस्कृति को वो तवज्जो देता था, उनको संरक्षण देता था, उनको भत्ता देता था। अब जब साम्राज्य ही नहीं रहा तो इन कलाकारों का सम्मान कौन करता? अंग्रेजी जो अधिकारी थे इस चीज को समझते नहीं थे, तो अंग्रेजी हुकूमत उन्होंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। और सिख साम्राज्य के पतन के बाद हीरा मंडी की जो कलाकार थी, जो तवायफे थी, उनको संरक्षण, भत्ता, वेतन जो कह लें, धन कह लें, किसी भी तरह का वो क्या हो गया, मिलना बंद हो गया। अब चूंकि हीरा मंडी की तवायफों के पास कई सारे सेठ या कह लें नवाब या जो कह लें जो बड़े लोग थे वो जाते थे, ये अंग्रेजी कुछ सैनिक भी वहां जाते थे, तो इनको तवज्जो वहां पे मिलता नहीं था। इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे तरीके से अंग्रेजों ने इन्हें प्रोस्टिट्यूट करके क्या कर दिया, बदनाम करना शुरू कर दिया। अब एक तरीके से इन्हें धन भी नहीं मिल रहा है, इनका जीवन यापन भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ से क्या हुआ, ये बदनामी का जज्ब भी क्या हुआ, अब झेलने लगे। कुछ अंग्रेज अधिकारियों के इन तवायफों से अफेयर की भी घटनाएं सामने आती है, कई सारे मिलीजुली कहानियां भी सामने आती हैं। और ये भी कहानियां आती हैं कि इनकी बीवियां विदेशों में रहती थी, ये यहाँ पर रहते थे, उन तवायफों से इनका लव अफेयर क्या होता था, चलता था। और ये जब सूचनाएं इनकी बीवियों के पास पहुंचती थी तो इन तवायफों को इन्होंने क्या कर दिया, एक और अलग नाम दिया, नॉच गर्ल्स। क्या नाम दिया, नॉच गर्ल्स। ये नॉच निकला है नाच से, क्या निकला है, नाच शब्द को बोल नहीं पाती थी, नाच को नॉच गर्ल्स बोलती थी। तो एक नेवेली शायद राइटर है, नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी ये कृति है नॉच गर्ल्स ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह की इनकी समाज में इज्जत थी। लेकिन चूंकि अंग्रेजी हुकूमत आया और उन्होंने इन्हें प्रोस्टिट्यूट करके बदनाम करना शुरू कर दिया, तरह तरह से इनके ऊपर इल्जामात लगाए, और इनको धन भी नहीं मिल रहा था, इनको पैसा भी नहीं मिल रहा था, जीवन यापन इनका नहीं हो पा रहा था। यही वो समय था जब तवायफ वेश्यावृत्ति के वर्क में या धंधे कर लें, उस धंधे में क्या हो गई, वो शामिल हो। यही वह काल था जब तवायफ और वेश्या एक दूसरे के समानार्थी या यूं कह लें पर्यायवाची बन गए। पहले तवायफ का यह काम नहीं था, लेकिन यह काल जो अंग्रेजी हुकूमत का काल था, यह उन पर भारी पड़ा, और एक पूरी जो तवायफ जो कल्चर थी वो एक वेश्यावृत्ति की कल्चर में क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हीरा मंडी जो है, वर्तमान हीरा मंडी ऐसे दिखाई देती है। आजादी के बाद कह लें कि जो लाहौर था वो चला गया पाकिस्तान में,
और पाकिस्तान में एक कट्टरवादी जो इस्लामिक कट्टरवादी जो सरकार थी वो स्थापित हुई। और चूंकि तवायफें वेश्यावृत्ति के धंधे में आ चुकी थी और इस्लाम में इसको बुरी तरीके से इसकी मनाही थी, बुरे तरीके से इसको मना किया जाता था, तो उस पर क्या कर दिया, इस पर बैन वगैरह लगाने का काम किया। और जो तवायफ कल्चर था, जो नृत्य संगीत और गाने का जो कल्चर था, उसको सरकार ने क्या कर दिया, बढ़ाने का काम नहीं किया। उसको वेश्यावृत्ति के कारण क्या किया, उस पर बैन क्या कर दिया, उस पर बैन लग गया। आज भी देखा जाए तो आज भी हीरा मंडी क्या है, लाहौर में एक बहुत ही बड़े रेड लाइट एरिया के तौर पर जाना जाता। ठीक है, दिन भर यहाँ पे अच्छे अच्छे मार्केट सस्ते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बिकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होता है, यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा, जो देह व्यापार है उसका धंधा, जो वेश्यावृत्ति है उसका धंधा क्या होता है, यहाँ पे शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ तवायफें अभी भी कहती है कि उन्होंने वेश्यावृत्ति के धंधे को नहीं अपनाया है, वो तवायफ वही उसी कल्चर को फॉलो करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अब ये बात सिर्फ गिनी चुनी ही बातें हैं, इसको माना नहीं जा सकता। डॉन न्यूज़पेपर है वहाँ का, पाकिस्तान का, लाहौर का, उन्होंने लिखा है इस बारे में किस तरह यहाँ हीरा मंडी की जो महिलाएं हैं या हीरा मंडी की जो तवायफें हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है। खैर चलते हैं अपना। तो आपने हीरा मंडी देखा होगा वेब सीरीज, या नहीं देखा हो तो उसमें जानिए कि उसमें किस तरह दिखाया गया है कि हीरा मंडी की तवायफों ने आज़ादी के संघर्ष में कुछ हिस्सा लिया। अब उसके बाद अगर हमें इंस्पायरिंग करनी है, सिर्फ वही तो नहीं दिखा सकते ना, तो हमें और दिखाना है कि और कौन कौन सी ऐसी वेश्याएं हैं, तवायफें हैं हीरा मंडी के अलावा, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। ये तवायफें हैं, इनको बड़े ही इज्जत की नज़र से और बड़े ही गर्व से इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने क्या किया, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें क्या किया, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करी, उन्होंने निभाई। तो आइए हम थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वरूपा तवायफ ये अलीगढ़ की है, इन्हें तुगलो वैसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती थी, अंग्रेज अधिकारियों से क्या करती थी, सूचनाएं निकलवाने का काम करती थी। अब अंग्रेजी सरकार अधिकारी कोई आया, अब उन्होंने क्या किया, हमारा शराब शराब चलता ही था तो उन्होंने चलाया, मिलाया पिलाया, अब क्या कोई गुप्त सूचना क्या कर दी, निकलवा ली। ये गुप्त सूचनाओं को निकलवाने के लिए जानी जाती थी। हालांकि 1856 तक की पकड़ में आ गई और इन्हें वहीं पे क्या किया, बरगद के पेड़ से लटका के क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। उसके बाद अजीजन बाई, ठीक है, ये पुरुष जैसा वेश धारण करती थी, पिस्तौल वगैरह लेकर चलती थी और अंग्रेजी हुकूमत से क्या कर दिया, लखनऊ और कानपुर संबंधित थी, इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम इन्होंने किया। बस इनके इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, बस हम नाम जानते चलेंगे, क्योंकि हमें अगर 150-200 शब्दों में लिखना है तो सबका इतिहास लिखते चलेंगे तो फिर काम हो जाएगा वाला। हुसैनी कानपुर से हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों से क्या किया, संघर्ष किया। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, उससे पहले तवायफ थी। लखनऊ से इन्होंने क्या किया, फ्रंट पे आके इन्होंने क्या किया, जो 1857 का हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें क्या किया, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में जब लखनऊ पर अंग्रेजों का फिर दोबारा कब्जा हुआ तो नेपाल भाग गई और बाकायदे वहाँ पर इन्होंने जीवन यापन किया। गौहर जान की बात कर लें, गौहर जान, अब ये तो थी पहले की बात है, अब ये स्वतंत्रता संघर्ष, हम ये बात कर लें तो असहयोग आंदोलन के आसपास की घटनाएं हैं। तो उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया, गौहर जान एक ग्रामोफोन गर्ल के नाम से जानी जाती थी। इनके इतने बढ़िया रिकॉर्डिंग्स होते थे, इतने बढ़िया ये गीत गाती थी, ये बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही फेमस थे उस समय। ठीक है, तो अब गांधी जी ने सोचा कि इनकी जो पॉपुलरिटी उसका फायदा उठाया जाए और क्या किया जाए, कुछ धन इकट्ठा किया जाए। तो उन्होंने, गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ एक प्रोग्राम प्रस्तुतिकरण करिए और उसके जरिए क्या किया जाएगा, हम लोग कुछ धन इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो उन्होंने वो प्रस्तुतिकरण किया और कुछ धन इकट्ठा हुआ, कुछ धन क्या किया इन्होंने दिया, कुछ शायद कुछ शर्तें वगैरह थी जो शायद महात्मा गांधी शायद उन शर्तों पर खड़े नहीं उतरे, तो कुछ धन इन्होंने दिया, कुछ धन क्या कि इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इतना हमें डिटेल में जाने का आवश्यकता नहीं है, इतना जानेंगे कि हाँ, गौहर जान ने स्वराज कोष में कुछ फंड क्या किया, इन्होंने देने का काम किया। हुस्ना भाई बनारस की थी। अब उस समय असहयोग आंदोलन के समय वाराणसी में तवायफ सभा जो थी उसका गठन हुआ और उसकी अध्यक्षता क्या की इन्होंने की थी। अब सोचिए, लोगों को इकट्ठा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, एक संघ और सभा बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी आ रही है। अब देखिए, अमृतन लागर की एक आती है, ये कोठेवालियां 1958 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, विद्याधर बाई जो वाराणसी की थी, इसका उनका जिक्र आता है। और वो क्या करती थी, राष्ट्रवादी जो गीत थे उन गीतों पर क्या करती थी, वो प्रस्तुतिकरण करने का काम करती थी। अब सोचिए, उस समय जब पत्र पत्रिकाओं पे पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, ठीक है, अब उस समय ये कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उन गानों पर, उस तरह के गानों पर प्रस्तुतिकरण कर रही है। इसी बहाने क्या होता था, जो राष्ट्रवादी जो भावना थी उस भावना का क्या होता था, प्रसार हुआ करता था। तो ये इस तरह का योगदान जो था वो वहां पे क्या करती थी, ये क्या करती थी।
ये था कुछ नाम याद कर लेंगे, सब नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी इसमें से नाम याद हो जाएगा, हम क्या करेंगे वहां पे लिखने का काम कर देंगे, ठीक है। अब इनका योगदान देख लें, क्या क्या योगदान था। मैंने पहले बताया गुप्त सूचनाओं को निकलवाना, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया शराब सब आया, पिलाया विलाया खिलाया, और उसमें क्या हुआ कि हो गया, सूचनाएं निकल गए। और अब उन सूचनाओं को या जो संदेश थे उन संदेशों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, एक क्रांतिकारी से दूसरे क्रांतिकारी तक क्या करते थे, ये एक सेतु का काम करते थे, एक जो मैसेंजर थे उसका काम करते थे, ताकि सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ठीक है। सूचनाओं को निकलवाना, उन सूचनाओं को पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि बिना सूचनाओं के फिर काम नहीं हो पाता। गुप्तचर की भूमिका, ठीक है, ध्यान रहे प्राचीन भारत में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों में गणिकाओं की भूमिका का वर्णन किया, कि जो गणिकाएं होती थी गुप्तचर की भूमिका निभाते थे, ठीक है। तो ये बहुत पुराना इनका रोल है। खैर फिर प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। तो गुप्तचर मतलब कि संदेश पहुंचाने का काम करती थी। क्रांतिकारियों को शरण देना, हम मान लीजिए कोई क्रांतिकारी फंस रहा है, कहीं पकड़े जाने का डर है, तो क्या करती थी, उनको शरण देने का काम वो क्या करती थी। फिर हथियारों को छुपाना और हथियारों को उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, हथियारों को छुपाना। अब उस समय हथियार बहुत ही मुश्किल से क्रांतिकारियों के पास होते थे, तो उनको पहली बात तो छुपाना ही बड़ा मुश्किल काम होता था, और छुपाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ये भी क्या होता था, ये तो ऐसे वहां पे किया करती थी। अब जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रवादी गीत से राष्ट्रवाद की भावना का प्रसारण करना, जैसा मैंने अभी पिछले पेज में बताया था आपको। राष्ट्रवादी आंदोलनों में जन समर्थन और धन जुटाना, जैसा कि मैंने पिछले पेज में आपको बताया था, गौर जान थे इन्होंने धन स्वराज कोष में जमा किया था। यह है विचार परिवर्तन और हृदय परिवर्तन, ये पॉइंट बड़ा पॉइंट है। देखिए औरत का जो आगोश होता है ना, वो बहुत बड़े काम करा देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अंग्रेजों का समर्थन है, अब अंग्रेजों का समर्थक है, ठीक है। अब उसकी आदत है कि रोज रोज तवायफों के पास, वेश्याओं के पास उसमें जाता था। अब रोज अब जा रहा है, प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें करते करते कैसे करके उसके हृदय को परिवर्तन करते थे, नहीं अंग्रेज खराब है ये, और अंग्रेजों का समर्थक है, लेकिन ऐसे कान भर भर के कैसे कैसे बात कर करके, मीठी मीठी बात करके उसका ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया। कुछ दिन बाद सही में क्या हो गया, अंग्रेजों का विरोधी हो गया, और जो स्वतंत्रता संघर्ष क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, वो योगदान करने लगा। तो इस तरह के जो हृदय परिवर्तन, जो विचार परिवर्तन है, वो भी क्या करती थी, तवायफें करने का काम किया करती थी। ये सब चीजें हैं, इन चीजों से क्या कर सकते हैं हम, आंसर को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही हमारा जो शुरू का प्रश्न जो हमने देखा था, उसको फिर यहाँ डील करने का प्रयास करेंगे कि अब देखिए मैंने बार बार कहा है कि अभी तक प्रश्न आया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। अब चूंकि हीरा मंडी बहुत फेमस रहा है, कई लोगों की जुबान पर है, तो क्या पता यूपीएससी के उसमें भी आ जाए। अब महिलाओं की जगह मान लीजिए सिर्फ ये आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे आप, कैसे आप डील करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप निश्चित तौर पर आप इतिहास के बारे में जाने होंगे, हीरा मंडी के बारे में भी आप कुछ समझे होंगे, और सबसे बड़ी बात आपका निश्चित तौर पर नजरिया तो कुछ न कुछ तो जरूर क्या होगा, बदलाव होगा। जो तवायफें थी, जो वेश्याएं थी, ठीक है, उनको कितनी गिरी हुई नजरों से देखा जाता था। और ध्यान रहे उस समय बड़े बड़े इज्जतदार लोग जब अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी, मैं बार बार कहूंगा, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उस समय इन तवायफों और वेश्याओं ने उस अंग्रेजी हुकूमत में वो दरार पैदा की। उस दरार से उन क्रांतिकारियों ने, उन स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों ने क्या कर दिया, उनकी चूल्हे हिला दी, और निश्चित तौर पर हमारा भारत आजाद हो सका, ठीक है। और आज के वर्तमान में भी जो सेक्स वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमारा नजरिया कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे अधिकांश जो सेक्स वर्कर्स हैं वो मजबूरी में ही इस पेशा को अपनाती हैं। कुछ ही ऐसी 1-8% होगी जो महिलाएं जो बतौर शौक के काम करती होंगी, लेकिन कई सारी जो ऐसे हमारी जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, किया, मजबूरी में किया है, इसको अपनाया। अब सोचिए महात्मा गांधी ने 1925 में यंग इंडिया में इनको बहन से संबोधित किया और कहा कि इन्हें इस वेश्यावृत्ति के धंधे को छोड़ना चाहिए और कोई नेक रास्ता अपनाना चाहिए। अब सोचिए, मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने बहन की संज्ञा दी। अब क्या कोई आज के ज़माने में कोई बहन कहेगा? शायद नहीं। अब महात्मा गांधी के लोग क्या करने कहते हैं, क्या छोड़िए। तो वो चीज़ है, हमारा नज़रिया बदलने की आवश्यकता है, हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है, हमें सोच बदलना होगा, एक ब्रॉड एस्पेक्ट हमें लेकर चलना होगा। और खैर इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपना प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद 150 या 200 शब्दों में लिखिएगा और उसको टेलीग्राम पे जो चैनल मैं लिंक दूंगा उस पर आप लिखने का प्रयास करिएगा, भेजने का प्रयास करिएगा, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे कौन कितना अच्छा बेहतर लिख पाता है। तो ये रहा आज का पूरा हमारा सेशन। आगे इस तरह की और जो हमारे जो करंट व्यूज आते रहेंगे या कुछ जो चर्चित मुद्दे आते रहेंगे, उन मुद्दों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक बात और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले मैं सब्सक्राइब करने की अपील या फॉलो करने की अपील नहीं करता था,
लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप जब फॉलो करते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, तो कुछ मोटिवेशन, कुछ प्रेरणा हमें भी मिलती है। व्यूज़ आप बढ़ाएं, आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारे प्रेरणा का स्रोत है। मैं कोशिश करूंगा समय निकाल कर इस तरह की वीडियोस आप पे बनाऊं, ताकि आप एक ब्रॉड एस्पेक्ट के साथ सोचने और समझने की शक्ति को विकसित करें, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी में जो आंसर राइटिंग होती है, इसी तरह के सोच क्या करती है, डिमांड करती है, उसकी मांग करती है। ठीक है, अगले सेशन में मुलाकात होती है फिर आपसे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।